हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल कॉन्सेप्ट क्लासेज। आज की वीडियो में हम अथॉरिटीज़ एंड मशीनरी अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट सेक्शन 3 से 11 को डिस्कस करेंगे। पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज को और उसके इम्पोर्टेंट केस लॉज। आज की वीडियो में हम सेक्शन 3 से 11 के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके केस लॉज और हर एक सेक्शन को डीपली डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले सेक्शन 3 जो कि बात करता है वर्क्स कमेटी की। सेक्शन 4 कंसिलेशन ऑफिसर, सेक्शन 5 बोर्ड ऑफ कंसिलेशन, सेक्शन 6 कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, सेक्शन 7 लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सेक्शन 7A, नेशनल ट्रिब्यूनल सेक्शन 7B, डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 9C और पावर ऑफ अथॉरिटी सेक्शन 11। इन सारे 9 के 9 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेक्शन 3 वर्क्स कमेटी। वर्क्स कमेटी क्या होती है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे रिक्वायर एम्प्लॉयर टू कॉन्स्टिट्यूट ए वर्क्स कमेटी, यानी कि एम्प्लॉयर के द्वारा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉयर को बोला जाता है कि एक वर्क्स कमेटी बनाई जाए, इस्टेब्लिश की जाए, जिसके अंदर 100 या 100 से ज़्यादा वर्कमैन हो। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉयर को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक वर्क्स कमेटी जिसके अंदर 100 या 100 से ज़्यादा वर्कमैन होने ज़रूरी हैं। इसका पर्पज़ क्या है? वर्कमैन और एम्प्लॉयर के बीच में एक अच्छा रिलेशन बना रहे, उसके लिए वर्क्स कमेटी बनाई जाती है। दूसरा, जो डे टू डे फ्रिक्शन होता है, बीच के मनमुटाव होते हैं वर्कमैन के बीच में, एम्प्लॉयर के बीच में, या वर्कमैन एम्प्लॉयर के बीच में, उस फ्रिक्शन को दूर करने के लिए वर्क्स कमेटी को इस्टेब्लिश किया जाएगा सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट केस लो है नॉर्दर्न ब्रुक जूट कंपनी लिमिटेड वर्सेज वर्कमैन 1960 का ये केस है। इसके अंदर वो वर्क्स कमेटी को एक कंसुलेटिव बॉडी बोला गया है, नॉट ए एडजुडिकेटरी बॉडी, यानी कि इसके अंदर पहले विचार विमर्श किए जाते हैं, सिर्फ डिस्प्यूट्स को सोल्व आउट बातचीत के थ्रू ही किया जाता है। तो ये था सेक्शन 3 वर्क्स कमेटी। नेक्स्ट इज सेक्शन 4 कंसिलेशन ऑफिसर, जो कि अपॉइंट किया जाएगा मध्यस्थता के लिए, मीडिएट करने के लिए किसी भी डिस्प्यूट को, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को प्रमोट एंड मीडिएट दी डिस्प्यूट, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। इसकी पावर क्या रहेगी कंसिलेशन ऑफिसर की? डिस्प्यूट को कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसकी मीटिंग बुला सकता है और गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजेगा, जो भी उसके द्वारा डिसीजन लिया जाएगा। इसके अंदर केस लो है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेज DN गंगुली 1959। इस केस में बताया गया कि गवर्नमेंट किसी भी कंसिलेशन मशीनरी के कोई भी ऑर्डर को बाईपास नहीं कर सकती। गवर्नमेंट कैन नॉट बाईपास कंसिलेशन मैकेनिकली। तो ये था हमारा कंसिलेशन ऑफिसर, जो सिर्फ मीडिएट करेगा, किसी भी डिस्प्यूट के अंदर इन्वेस्टिगेशन करेगा, मीटिंग बुलाएगा और उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेज देगा। सेक्शन 3 के अंदर वर्क्स कमेटी को डिस्कस किया। सेक्शन 4 के अंदर कंसिलेशन ऑफिसर। सेक्शन 5 बोर्ड ऑफ कंसिलेशन। बोर्ड ऑफ कंसिलेशन के अंदर यह एक टेम्परेरी बोर्ड है जो कि डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए बनाया गया है। इसके अंदर एक चेयरमैन होता है जो इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, गवर्नमेंट के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाएगा। इसके अंदर पार्टीज़ को इक्वली रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया जाएगा। पार्टी के अंदर उनके रिप्रेजेंटेटिव हो गए, एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव अलग होगा, वर्कमैन का अलग होगा, एक चेयरमैन इसके अंदर होता है। तो ये थी इसकी कंपोजिशन बोर्ड ऑफ कंसिलेशन की। इसकी बोर्ड ऑफ कंसिलेशन की पावर और फंक्शंस क्या क्या हैं? इन्वेस्टिगेशन करना डिस्प्यूट के अंदर, नेगोशिएशन के लिए पार्टीज़ को लेके आना और गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजना। और जो टाइम लिमिट मेंशन किया गया है कि बोर्ड के द्वारा अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाने का 2 महीने का टाइम होता है। कोई डिस्प्यूट उनके पास आया तो 2 महीने के अंदर अंदर ये रिपोर्ट बोर्ड ऑफ कंसिलेशन को गवर्नमेंट को भेजनी होती है। अब रिपोर्ट ऑफ बोर्ड क्या रिपोर्ट होगी कि उनकी रिटर्न स्टेटमेंट हो, सेटलमेंट होगी दोनों पार्टीज़ के द्वारा उसको साइन किया जाएगा और फिर गवर्नमेंट के पास भेज दिया जाएगा। अगर मैटर कोई भी डिस्प्यूट अगर सोल्व आउट हो चुका है तो रिटर्न सेटलमेंट होगी उनकी कि ये डिस्प्यूट अब ख़त्म हो चुका है, पार्टीज़ के द्वारा उनको साइन किया जाएगा और फिर उसको गवर्नमेंट के पास भेज दिया जाएगा। अगर मैटर या डिस्प्यूट जो है सेटल नहीं हो पाता तो इसकी एक फेलियर रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेजी जाएगी और
रीज़न दिया जाएगा फेलियर का कि क्यों वो डिस्प्यूट सॉल्व आउट नहीं हो पाया। इसके अंदर केस लो है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेज सीपी सार्थई 1953 का केस है। इसके अंदर बताया गया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ओनली रिपोर्ट्स फैक्ट्स कैन नॉट गिव अवार्ड, कि अवार्ड कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के द्वारा नहीं दिया जाता, सिर्फ रिपोर्ट दी जाती है। नेक्स्ट हम कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बारे में ही डिस्कस करेंगे, जो कि सेक्शन 6 के अंदर मेंशन किया गया है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक कंस्टिट्यूट करेगी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को फॉर इंक्वायरिंग इनटू एनी मैटर अपेयरिंग टू बी कनेक्टेड विद और रेलिवेंट टू दी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिगार्डिंग कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जा सकती है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऑब्जेक्टिव क्या है? फैक्ट्स को फाइंड करना, किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के मैटर से रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे उनको फाइंड किया जाएगा और उन फैक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, जो डिस्प्यूट हुआ उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और असिस्ट करेगी गवर्नमेंट को कि उसके ऊपर डिसीजन लिया जाए। सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करके इन्वेस्टिगेशन करके अब असिस्ट की जाएगी गवर्नमेंट को कि उस मैटर को इस तरीके से सोल्व आउट किया जा सकता है। इसके अंदर कंपोजिशन देख लेते हैं। एक इंडिपेंडेंट पर्सन, एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। अब पावर एंड फंक्शंस देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स के मंगवा सकते हैं पार्टीज से, विटनेसेस को एग्जामाइन किया जाएगा, एविडेंस कलेक्ट की जाएगी और बाद में गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करवाई जाएगी। तो ये हमने डिस्कस किया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बारे में। नेक्स्ट हम कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अंदर टाइम लिमिट कितनी है वो मेंशन की गई है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने टाइम लिमिट के अंदर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को अपनी रिपोर्ट देनी होती है। तो 6 महीने के अंदर अंदर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करवानी होगी। गवर्नमेंट इस टाइम को एक्सटेंड कर सकती है। नेक्स्ट इज रिपोर्ट ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। रिपोर्ट जो 6 महीने के अंदर देनी होती है वो किसको सेंड की जाएगी? तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ही सेंड की जाएगी। गवर्नमेंट में रेफर डिस्प्यूट फॉर एडजुडिकेशन। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का जो भी रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर कोर्ट जो गवर्नमेंट है वो रेफ़र कर सकती है आगे डिस्प्यूट को एडजुडिकेशन के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन उसके ऊपर ले सकती है। जो भी रिपोर्ट होगी वो पार्टीज़ के ऊपर बाइंड नहीं रहेगी क्योंकि ये फाइनल डिसीजन नहीं है। अब इम्पोर्टेंट केस लो इसके अंदर है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस सीवी सारथैया, जो कि हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज भारत बैंक लिमिटेड वर्सेस एम्प्लॉयज़ 1950। इस केस के अंदर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी परफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन नॉट जुडिशियल, यानी कि ये कोई डिसीजन नहीं लेती है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन का रोल प्ले करती है। इसके डिसीजन को फाइनल डिसीजन भी नहीं माना जाता, पार्टी बाइंड नहीं इसके डिसीजन से। सेक्शन 7 के अंदर डिस्कस करेंगे लेबर कोड को। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेबर कोड कौन से सेक्शन में है, तो आपको ध्यान में रखना है कि सेक्शन 7 के अंदर लेबर कोड मेंशन की गई है। इसके अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देके कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है एक या एक से ज़्यादा लेबर कोड किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के मैटर को एडजुडिकेट करने के लिए, या फिर कोई भी मैटर जो कि सेकंड शेड्यूल के अंदर मेंशन किया गया है उसको डिस्प्यूट को सॉल्व आउट करने के लिए लेबर कोड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट इज पर्पज़ ऑफ लेबर कोड। लेबर कोड का पर्पज़ क्या है? लीगल डिस्प्यूट्स को सॉल्व आउट करने के लिए जो एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में होता है, किससे रिलेटेड? डिसिप्लिन से रिलेटेड, डिसमिसल से रिलेटेड, गलत तरीके से किसी को डिसमिस कर दिया जाए, डिस्चार्ज कर दिया जाए, पनिशमेंट और स्ट्राइक और लॉकआउट के रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट है वो लेबर कोड के द्वारा सॉल्व आउट किया जाता है। नेक्स्ट इज लेबर कोड क्या है? जुडिशियल बॉडी नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। जैसे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, वैसे लेबर कोर्ट एक जुडिशियल बॉडी है, डिसीजन लेती है, न कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। इसके अंदर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, उसकी क्वालिफिकेशन रहेगी कि वो डिस्ट्रिक्ट जज होना ज़रूरी है या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होना भी हो सकता है, या फिर जुडिशियल ऑफिसर विद रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस। ये कंडीशन अगर कोई भी फुलफ़िल करता है उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट के अंदर अपॉइंट किया जाएगा। अब पावर्स की बात करते हैं। सेक्शन 11 के अंदर पावर्स दी गई है लेबर कोर्ट की। पर्सन को सम्मन करना, एविडेंस को रिकॉर्ड करना, डॉक्यूमेंट मंगवाना पार्टीज से, एफिडेविट लेना, और सारी इसकी जो पावर्स है लेबर कोर्ट की वो सिविल कोर्ट की तरह ही पावर होती है। सम्मन की, रिकॉर्ड की, डॉक्यूमेंट्स की
और एफिडेविट की। अब लेबर कोड के इंपॉर्टेंट केस लॉज को डिस्कस करते हैं। वर्कमैन ऑफ फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी ऑफ इंडिया वर्सेस मैनेजमेंट 1973 का ये केस है। इसके अंदर बताया गया डोमेस्टिक इंक्वायरी की जाएगी फेयर तरीके से, पनिशमेंट के रिगार्डिंग इंटरफेरेंस होगी और रिलीफ भी ग्रांट किया जाएगा कोई भी डिस्प्यूट है उसके अंदर। नेक्स्ट भारत फोर्ज कंपनी लिमिटेड वर्सेस AB जॉर्ज 1996 का ये केस है। लेबर कोर्ट कैन मॉडिफाई पनिशमेंट इफ़ डिसअप्रोप्रिएशन इन इट। लेबर कोर्ट किसी पनिशमेंट को मॉडिफाई कर सकती है वो चाहे तो ये था सेक्शन 7 लेबर कोर्ट का, उसकी पावर्स को हमने डिस्कस किया। सेक्शन 7A इसके अंदर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताए गए हैं जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। एक या एक से ज़्यादा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स बनाए जा सकते हैं। किसके लिए? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करने के लिए। कोई भी मैटर जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड है उसको एडजुडिकेट करने के लिए। और सेकंड शेड्यूल में जो भी डिस्प्यूट मेंशन किए गए हैं उनको सॉल्व आउट करने के लिए इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स बनाए जा सकते हैं। इसके कंपोजिशन की बात की जाए, इसके अंदर एक ही पर्सन अपॉइंट किया जाएगा जो कि गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। उसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? हाई कोर्ट का जज होना ज़रूरी है या फिर डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जिसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। ट्रिब्यूनल जो है एक सिंगल मेंबर बॉडी होती है जो किसी भी डिसीजन को, जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेगी। नेक्स्ट इज जुडिक्शन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल सेकंड। इसके अकॉर्डिंग जुडिक्शन क्या रहेगी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की? स्टैंडिंग ऑर्डर की, डिस्चार्ज और डिसमिसल की, और लीगैलिटी ऑफ स्ट्राइक के बारे में इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स बताएंगी। थर्ड शेड्यूल के अंदर वेजेज, कितने घंटे काम करना है, कब हॉलीडे होगी, कब लीव होगी, PF, बोनस और ग्रेट्युटी और रिट्रेचमेंट के बारे में इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट इज पावर्स ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की क्या क्या पावर है? एडजुडिकेट करना किसको? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को, जो कि सेकंड शेड्यूल के अंदर मेंशन किए गए हैं। विटनेस इसको सम्मन भेजना, एविडेंस लेना, ये सारे काम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स के द्वारा किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट केस लो सेक्शन 7A के अंदर जो है भारत बैंक लिमिटेड वर्सेस एम्प्लॉयज़ 1950 का केस है। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल परफॉर्म क्वेसी जुडिशियल फंक्शन, यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के द्वारा क्वेसी जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म किए जाएंगे। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सेक्शन 7B सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके एक या एक से ज़्यादा नेशनल ट्रिब्यूनल्स को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करने के लिए या फिर नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है एक या एक से ज़्यादा स्टेट के अंदर। इसके अंदर को कंपोजिशन क्या रहेगी? ये भी एक सिंगल मेंबर ट्रिब्यूनल होते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होगा वो हाई कोर्ट का जज होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसको अपॉइंट किया जाएगा। जुडिक्शन की बात की जाए, किससे रिलेटेड डिस्प्यूट जो है नेशनल ट्रिब्यूनल के द्वारा सोल्व आउट किए जाते हैं? जो नेशनल इम्पोर्टेंस के डिस्प्यूट हैं और अफेक्ट इंडस्ट्रीज इन मोर देन वन स्टेट, जो कि इंडस्ट्रीज़ को एक से ज़्यादा स्टेट में अफेक्ट कर रहा है कोई भी डिस्प्यूट, उसको सोल्व आउट ट्रिब्यूनल के द्वारा किया जाएगा। केस लो इसके अंदर रहेगा नेशनल टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन वर्सेस PR रामाकृष्णन 1983 का केस है ये। इसमें जुडिक्शन की बात की गई। फैक्ट जो थे इसके, नेशनल ट्रिब्यूनल जुडिक्शन इज वाइडर ड्यू टू नेशनल इंपॉर्टेंस, कि इसकी जो जुडिक्शन है वो काफ़ी वाइडर इसलिए है क्योंकि नेशनल इंपॉर्टेंस के जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनको सोल्व आउट करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। और जो भी अवार्ड किया जाएगा नेशनल ट्रिब्यूनल के द्वारा वो बाइंड रहेगा सारी पार्टीज़ के ऊपर पूरे अक्रॉस दी स्टेट्स, हर एक स्टेट के अंदर उसको बाउंड माना जाएगा। नेक्स्ट इज भारत बैंक लिमिटेड वर्सेस एम्प्लॉयज़ 1950 का केस है। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से ही। नेक्स्ट सेक्शन इज फिलिंग ऑफ वैकेंसीज सेक्शन 8। वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो कि ट्रिब्यूनल्स के अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं, उसकी वैकेंसी खाली है। लेकिन
कोई भी प्रोसीडिंग को इनवैलिड नहीं माना जाएगा अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी नहीं है तो किसी दूसरे पर्सन को गवर्नमेंट अपॉइंट कर देगी प्रिजाइडिंग ऑफिसर। कोई भी डिस्प्यूट हुआ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर छुट्टी पे है या बीमार है या फिर उसको टर्मिनेट कर दिया गया है, तो ये नहीं है कि डिस्प्यूट को सोल्व आउट मान लिया जाएगा, उसकी जगह पे गवर्नमेंट जो है दूसरे पर्सन को अपॉइंट कर देगी। केस लॉ इसके अंदर था ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेज रुकमाजी बाला 1955 का केस था। प्रोसीडिंग्स रिमेन वैलिड डिस्प्यूट चेंज ऑफ ऑफिसर। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी चेंज हो जाता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर छुट्टी पे चला जाता है, तो जो प्रोसीडिंग रहेगी उस केस की उसके जाने के बाद वो वैलिड मानी जाएगी। ये नहीं कि ऑफिसर चेंज हो गया तो प्रोसीडिंग रुक जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्या था कि अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की वैकेंसी खाली है तो काम नहीं हो पाएगा, डिस्प्यूट सॉल्व आउट नहीं हो पाएगा। उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अंदर फेलिंग ऑफ वैकेंसी का पॉइंट डाला गया कि किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को डिले होने से बचाया जाए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू रहे। थर्ड, टू प्रिवेंट प्रोसीडिंग फ्रॉम बिकमिंग इनवैलिड ड्यू टू वैकेंसी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ना होने के कारण जो प्रोसीडिंग है उसके अंदर कमी ना आ जाए या टाइम पीरियड ज़्यादा लग जाए, तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए वैकेंसी को फुलफ़िल कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा दूसरे पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाएगा। और ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की वैकेंसी है लेबर कोर्ट के अंदर, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के अंदर और नेशनल ट्रिब्यूनल के अंदर होती है, जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। वैकेंट कब होगी सीट? जब उसकी डेथ हो जाती प्रिजाइडिंग ऑफिसर की, या रिजाइन दे के चला जाए, या उसका ट्रांसफ़र हो जाए, तब प्रिजाइड या रिमूव कर दिया जाए प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इन तीनों कोर्ट से, ट्रिब्यूनल से, तो उसकी जगह पे गवर्नमेंट दूसरे पर्सन को अपॉइंट कर देगी। नेक्स्ट इज सेक्शन 9, कोर्ट स्टाफ एंड असेसर्स। जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, जो लेबर कोर्ट है या ट्रिब्यूनल्स है, उनके अंदर स्टाफ और असेसर्स को अपॉइंट करेगी। कौन अपॉइंट किया जाएगा? हु कैन बी अपॉइंटेड? सबसे पहले कोर्ट स्टाफ, इसके अंदर टाइपिस्ट, क्लर्क और रिकॉर्ड कीपर या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो भी रखा जाएगा वो गवर्नमेंट के द्वारा रखा जाएगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा उसको अपॉइंट किया जाएगा। असेसर्स कौन हो गए? जिसको स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री के मैटर से रिलेटेड, लेबर मैटर से रिलेटेड और टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड, जिसको भी इसकी नॉलेज है उसको असेसर अपॉइंट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अंदर केस लो था एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड वर्सेस दियर वर्कमैन 1960 का ये केस है। असेसर को सिर्फ एडवाइज़र बोला गया है, वो डिसीजन नहीं ले सकता कोई भी, यानी गवर्नमेंट को वो एडवाइस दे सकता है कि इस मैटर में इस तरीके से इसको सॉल्व आउट किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन इज नोटिस ऑफ चेंज। इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन से सेक्शन में नोटिस ऑफ चेंज मेंशन किया गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। एम्प्लॉयर शैल नॉट अफेक्ट एनी चेंज इन सर्विस कंडीशंस रिलेटिंग टू फोर्थ शेड्यूल विदाउट गिविंग 21 डेज नोटिस। यानी कि कोई भी चेंज सर्विस के अंदर किसी भी कंडीशन के अंदर, वर्किंग कंडीशन के अंदर चेंज नहीं किया जा सकता, 21 दिन का नोटिस देना पड़ेगा उससे पहले। फोर्थ शेड्यूल के अंदर जो बात मेंशन की गई, फोर्थ शेड्यूल के अंदर क्या है, कोई भी चेंज करना है उसका नोटिस, जैसे वेजेज के रिगार्डिंग कोई भी चेंज, वर्किंग आवर्स चेंज करने हैं, शिफ्ट वर्कर की चेंज करनी है, लीव रूल्स बनाने हैं, डिसिप्लिनरी रूल बनाने हैं, तो 21 दिन का नोटिस पहले देना पड़ेगा कि हम ऐसे ऐसे कुछ चेंज करने वाले हैं। सेक्शन 9A की एक्सेप्शन है कि नोटिस ज़रूरी नहीं है अगर ये कंडीशन फुलफ़िल होती है। कोई भी सेटलमेंट या अवार्ड से रिलेटेड कोई भी चेंज है, स्टैट्यूटरी रूल के रिगार्डिंग कोई भी चेंज है, या फिर सुपरवाइजरी स्टाफ के रिगार्डिंग कोई भी चेंज है, इसके लिए नोटिस देना ज़रूरी नहीं है। बाकी इन सारी चीज़ों के लिए, वेजेज के लिए, वर्किंग आवर्स के लिए, शिफ्ट वर्किंग के लिए, लीव रूल्स के लिए, डिसिप्लिन रूल्स के लिए, इनके लिए नोटिस देना पड़ेगा 21 दिन का। केस लो इसके अंदर रहेगा वर्कमैन ऑफ हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड वर्सेस हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड 1984। इसके अंदर सेक्शन 9 को मैंडेटरी बोल दिया गया कि ये सभी के ऊपर अप्लाई होगा, ये डायरेक्टरी नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन है प्रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट। सेक्शन 10, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में प्रेफर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट टू लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल, जो कि ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस DN गंगुली, ये केस भी डिस्कस कर चुके हैं। कैंसिल नहीं कर सकते रेफरेंस को, एक बार किसी भी लेबर कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को दे दिया जाए तो।
सेक्शन 11 प्रोसीजर और पावर्स की बात करेगा। लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल शेल फॉलो सच प्रोसीजर एज दे थिंक फिट एंड हैव पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट। सारी जो पावर्स हैं लेबर कोर्ट की, ट्रिब्यूनल्स की, वो सिविल कोर्ट वाली पावर्स होती है और वो जिस तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करेंगे वो अपने अकॉर्डिंग ही करेंगे, इसके अंदर वो कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। लास्ट सेक्शन है इसमें रहेगा ड्यूटीज ऑफ कंसिलेशन ऑफिसर। कंसिलेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करेगा डिस्प्यूट्स को, सेटलमेंट करेगा और रिपोर्ट सबमिट करवाएगा। तो आज की हम वीडियो में हमने सेक्शन 3 से 12 को डिस्कस किया है डिटेल के अंदर। केस लॉज को भी हमने डिस्कस किया और नोटिस के रिगार्डिंग डिस्कस किया कि कब नोटिस दिया जाएगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कैसे अपॉइंट किया जाता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है, जुडिक्शन ऑफ कोर्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में हमने सेक्शन 3 से 12 को डिटेल में डिस्कस किया है। 3 से 12 के अंदर वर्क्स कमेटी, कंसिलेशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कंसिलेशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पावर ऑफ अथॉरिटीज़ के बारे में डिस्कस किया है। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही लीगल वीडियोज़ के लिए फॉलो कीजिए लीगल कॉन्सेप्ट क्लासेज को। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।